नीलम कितनी खुशी मन से अपनी भाभी सपना का गृह प्रवेश करवा रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज वह जो इतनी हंसी खुशी के साथ जिस सपना भाभी की इस घर में एंट्री करवा रही है, कल वही सपना भाभी उसका ही इस घर में नो एंट्री कर देगी, उसका मायका छुड़वा देगी, उसे और उसके पति को जलील कर बाहर निकलवा देगी। इनके दो बच्चे थे, सूरज और नीलम। नीलम की शादी हो चुकी थी और वह अपने ससुराल से भाग कर आ भी गई थी, बस काम के डर से, क्योंकि नीलम के ससुराल में अच्छा खासा लंबा चौड़ा परिवार था। सास ससुर, जेठ जेठानी, उनके बच्चे, जिसके चलते काम की नीलम के ऊपर बहुत रहता था। नीलम की जेठानी भी लगातार घर के कामों में उसका हाथ बटाती रहती, लेकिन फिर भी नीलम को संतोष नहीं था, क्योंकि नीलम शुरू से ही जरा सा भी बर्दाश्त नहीं करती। जुबान लड़ाना और तीखी बातें यही उसके मुंह से निकलती थी। मायके में भी माँ, भाई और बाप के ऊपर वह अपना ही राज चलाती थी और यही आदत उसे ससुराल में पड़ी थी। ससुराल में भी सास का बैठना उसे पसंद नहीं आता। ऊपर से जेठानी तो पहले दिन से ही नंबर 1 की दुश्मन थी। नीलम अगर सुबह के खाने में दाल चावल बनाती तो रोटी सब्जी छोड़ देती जेठानी के लिए, और अगर छोड़ देती झाड़ू लगा लेती तो पोछा लगाने को छोड़ देती, कपड़े धोती तो बर्तन धोने को छोड़ देती। मतलब हर काम में बराबर वह जेठानी का हिस्सा निकाल कर रखती थी, जबकि उसकी जेठानी के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वह तो पहले से ही घर संभालते हुए आ रही थी। लेकिन नीलम का व्यवहार देखकर नीलम की सास ने जब नीलम को बोलना शुरू किया, डांटना शुरू किया, तो नीलम को बर्दाश्त ना हुआ और वह मायके आ गई। इनके लाख समझाने पर भी नीलम ससुराल जाने को तैयार नहीं हुई और करीब 1 महीने बाद ही नीलम का पति भी उसके पीछे पीछे आ गया। नीलम के ससुराल वाले भी बिल्कुल नीलम और उसके पति से मतलब खत्म कर दिए थे। जाने ऐसे लोगों के पति भी कैसे होते हैं, जिन्हें अपने मान सम्मान इज्जत से कोई लेना देना ही नहीं होता है। नीलम के पति रमेश को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह आकर ससुराल में बैठा है, बस सुबह शाम खाकर आराम से पड़ा रहता। पति के आ जाने के बाद नीलम और भी यहाँ की मेड बन गई थी। पहले की तरह अभी भी सबके ऊपर अपना हुक्म चलाती थी, जबकि मंजू जी चाहती थी कि बेटी अपनी जिम्मेदारी को समझे, लेकिन हर बार नीलम अपनी माँ को डांट कर चुप करा देती। माँ, आपको क्या पता है वहाँ का माहौल, वहाँ का रहन सहन मैं देख कर आई हूँ। आप नहीं, मुझे समझ में आता है या कि वहाँ रहने लायक नहीं है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो मैं कहीं किराए का घर लेकर रह लेती हूँ। नहीं बेटा, मेरे कहने का मतलब वह नहीं है। शादी हो गई है तो लड़की की इज्जत उसके ससुराल में ही होती है। 4 लोग 4 तरह की बातें बनाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा बुरा लगता है तो कहने दो ना। माँ, कोई हमारे खर्च थोड़ी उठा रहा है, और जिसको जो भी कहना है ना मेरे मुंह पर आकर कहे, मुझसे कहे, फिर मैं जवाब देती हूँ उसे। अब नीलम की ऐसी ऐठी बातें सुन भला कौन ही उसके मुंह लगेगा। मंजू जी बेचारी हार गई थी बेटी के आगे, इसीलिए वह भी सब कुछ किस्मत के ऊपर छोड़ दी। करीब 1 साल बाद ही सपना भी इस घर में बहू बनकर आ गई। शादी के 10 दिन बाद तो धीरे धीरे करके सारे मेहमान चले गए, पूरा घर खाली हो गया। लेकिन नीलम को पति के साथ यहीं पर देखकर सपना को थोड़ा अजीब लगा। फिर भी उसने किसी से पूछा नहीं। लेकिन जब धीरे धीरे 1 महीना हो गया, नीलम और उसके पति दोनों यहीं थे, तो बड़ी हिम्मत करके सपना ने एक दिन धीरे से मंजू जी से कहा, माँ जी, दीदी का ससुराल कहाँ है? अरे बहू, दीदी के बारे में मत ही बात करो, उसके ऊपर तुम ध्यान भी मत देना, नहीं तो सारा राशन पानी लेकर तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगी। इसका कोई ससुराल नहीं है,
कोई घर बार नहीं है। शादी के 4 महीने बाद ही भाग कर आ गई और आज 2 साल से यहीं है। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन नीलम मेरी बात सुनती ही नहीं है। दुखी होकर बोली मंजू जी। क्या 2 साल से? और जीजा जी? अरे काहे का जीजा जी, इसमें तो मर्दों वाली कोई बात ही नहीं दिखती है। कोई शान है ना ही इसके अंदर पड़ा है। चुपचाप यह भी चिढ़ते हुए बोली मंजू जी। इसके आगे सपना ने कुछ भी नहीं बोला लेकिन उसे यह बात बहुत अजीब लगी। दोनों ही यहीं रहते हैं। फिलहाल तो सपना अपनी नई थी, उसे इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना था। वह तो खुद को अपनी इस गृहस्थी, अपने इस नए परिवार में डालने में लगी पड़ी थी। अपने घर को अपने हिसाब से संवारने में लगी थी। लेकिन सपना का यह सपना ही रह जाता है क्योंकि नीलम सपना का कुछ चलने ही नहीं देती। वह सपना से सब कुछ अपने हिसाब से करवाना चाहती थी, अपने हिसाब से खाना, नाश्ता, चाय पानी सब कुछ, जिसके चलते वह सुबह शाम बस सपना को लिस्ट बताती कि सुबह यह बनेगा, शाम को यह बनेगा और साथ ही घर की साफ सफाई करनी है, कौन सा सामान कहाँ रखना है, यह सब कुछ नीलम के हिसाब से ही था। शुरू में तो सपना ने कुछ भी नहीं बोला लेकिन अब उसे बीच बीच में नीलम का टोकना बोलना अच्छा नहीं लगता। एक दिन ऐसे ही सपना ने सारे घर के पर्दे चेंज कर डाले। नीलम कहीं बाहर गई थी। आते ही जब उसने घर के पर्दे बदले हुए देखे तो सपना के ऊपर चिल्ला पड़ी। भाभी, किससे पूछकर आपने पर्दे बदले हैं? मैंने बोला था क्या आपको पर्दे बदलने के लिए? नीलम इतना तेज चिल्लाते हुए बोली कि पहले तो सपना सहम गई लेकिन सपना भी चुपचाप सहने वालों में से या बर्दाश्त करने वालों में से नहीं थी। पहले तो उसने अपनी सास मंजू जी की ओर देखा जो गुस्से में अपनी बेटी को घूर रही थी। नीलम की क्या तरीका है बात करने का? भाभी है वह तुम्हारी? हाँ तो माँ, कौन सा भाभी को मैं थप्पड़ मार रही हूँ? बोल ही तो रही हूँ ना कि बिना मुझसे पूछे पर्दे कैसे चेंज कर दिए इन्होंने। नीलम की ठिकाई और बेत की बातें सुन सपना को भी गुस्सा आया। उसने भी तुरंत ही जवाब दिया, दीदी मेरी मर्जी, मेरा घर है, मैं जो भी करूं आपको क्या? ये मेरा ससुराल है, मेरा घर है, मेरे पति का घर है और मेरी जो मर्जी मैं करूंगी। यहाँ पर आपका हुक्म तो मैं चलने नहीं दूंगी। अगर आपको अपना हुक्म चलाना है तो जाकर अपने ससुराल में चलाइए, अपने घर पर चलाइए, मेरे घर पर नहीं। सपना की बात सुन नीलम हैरान होगी। आंखें फाड़े वह सपना को देख रही थी। उसे विश्वास ही नहीं था कि सपना ने ऐसा कुछ बोला भी है। उसके लिए पलटते हुए नीलम ने मंजू जी से कहा, अरे माँ, इसको देखो तो ज़रा, इसके मुंह में कितनी लंबी ज़बान है, जानती नहीं है क्या ये मुझे? अच्छे से जानती हूँ दीदी, अच्छे से जानती हूँ। जानने के लिए रह ही क्या है? पति के साथ आकर मायके में बैठी हो और क्या जानना है? मैं तो आपको जान गई हूँ लेकिन शायद आप मुझे नहीं जानती हैं। आज के बाद इस घर में वही होगा जो मैं कहूँगी क्योंकि यह मेरा घर है, मेरे सास ससुर का घर है और अगर आपको मेरे घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। अब काम का बंटवारा होगा। सुबह का खाना मैं बनाऊंगी, शाम का खाना आप बनाओगी, पूरे घर में झाड़ू मैं लगाऊंगी, पोछा आप लगाओगी, कपड़े मैं साफ करूंगी, बर्तन आप करोगी। सपना ने भी नीलम का ही तरीका अपनाया। खबरदार भाभी, बहुत बोल लिया। नौकर हूँ मैं, मेरा मायका है, मेरा घर है, एक काम नहीं करूंगी मैं, समझ गई? देखा माँ, देख लो अपनी बहू की करतूत। 4 महीने आए हुए नहीं हुआ और दिखा दिए इसने अपने रंग। अभी से कहाँ दीदी, अभी तो रंग देखना बाकी है। मुझे तो आए फिर भी 4 महीने हो गए, तब देखा आपने मेरा रंग। आप तो 2 महीने में ही अपना रंग दिखाकर आ गई थी ना। अब हैरानी से नेहा अपनी माँ की ओर देखने लगी, जैसे पूछ रही हो कि माँ, आपने इसे मेरे बारे में सब कुछ बता दिया क्या?
बेटी का गुस्सा देखा मंजू जी डर गई और चुपचाप बहू बेटी को लड़ता हुआ छोड़ बाहर चली गई। पीछे पीछे नीलम भी आई। माँ, आपने भाभी को सब कुछ बता दिया मेरे बारे में? आपको पता नहीं है मैं वहाँ पर कितनी तकलीफ़ में थी। नहीं बेटा, मैंने कुछ भी नहीं बताया है उसे। वो किसी और ने बताया होगा। हो सकता है तुम्हारे भैया ने बताया होगा। भैया ने? आने दो, उनकी भी खबर लेती हूँ। अगर इन लोगों ने मेरे बारे में नहीं बताया होता तो 4 दिन की आई हुई उस लड़की की मजाल नहीं होती मुझे ताने देने की। कहते हुए नीलम की आंखों में आंसू आ गए। बेटी के आंसू देख मंजू जी को बुरा तो लगा, लेकिन उन्हें अपनी बहू भी गलत नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि मंजू जी अच्छी तरह से जानती थी कि उनकी बेटी बिगड़ेल है। उसको सुधारने के लिए उसके जैसा ही बनना पड़ेगा, जो शायद वह माँ होकर नहीं कर पाती। तभी सपना मंजू जी के लिए चाय लेकर आती है। एक कप चाय देखकर नीलम फिर से चिढ़ जाती है और चिढ़ते हुए कहती है, भाभी मेरी चाय कहाँ है? कैसी चाय दीदी? मैं आपकी चाय क्यों बनाऊं? मैंने बस मेरे अपने पति का और अपने सास ससुर का ही चाय बनाया। आप जाकर अपना और अपने पति की चाय बना लो। नौकर नहीं हूँ मैं आपकी। देखा माँ, देखा कैसे जुबान चला रही है। माँ, तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो उसे? मेरी ये आपके दामाद की भी बेइज्जती कर रही है और आप शांति से बैठी हो। तो क्या करूं बेटा, जैसे तूने कभी मेरी नहीं सुनी तो वो भला यह क्यों सुनेगी? तू तो मेरी अपनी औलाद होकर मुझे हमेशा दबाकर रखी, अपने हिसाब से रखी। फिर यह तो दूसरे के घर की आई है ना, भला यह क्यों मेरी इज्जत करेगी? माँ की बात सुन चुप हो गई नीलम। उसे अपने लिए तो कम, लेकिन अपने पति के लिए बहुत बुरा लग रहा था। गुस्से में उठकर गई और एकदम स्पेशल 2 कप चाय बनाकर लाई। अब धीरे धीरे करके सपना नीलम के लिए मुसीबत बनती जा रही थी। सपना पूरे घर में झाड़ू पोछा करती, लेकिन उस कमरे में बिल्कुल पैर नहीं डालती जिस कमरे में नीलम रहती थी। सारे घर की सफाई और खुद के कमरे को गंदा देख नीलम सपना से चिढ़ जाती। अब सपना की छोटी छोटी बातें नीलम के दिल को लगने लगी थी। बात बात पर यूं सपना के हाथों बेइज्जत होना उसके बर्दाश्त के बाहर होने लगा था। यहाँ तक कि अब सपना ना नीलम की पसंद का खाना बनाती और ना ही उसके पति को खाना परोस कर देती। पूरे परिवार को खाना देने के बाद सपना खुद खाना खाकर चली जाती, लेकिन नीलम और उसके पति को बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती। खुद के पति के साथ हो रही बेइज्जती शायद नीलम बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने उसका सारा गुस्सा अपनी माँ के ऊपर उतारा। पूरे परिवार से बात करना ही बंद कर दी। नीलम से पहले ही उसके पापा और भैया बात नहीं करते थे। एक माँ ही थी जो बातें करती थी। गुस्से में नीलम ने माँ से भी बात करना बंद कर दिया। सपना के आने के बाद एकदम से उसका राज ही खत्म हो गया था। पूरे परिवार में कोई भी नीलम का साथ नहीं देता। आखिरकार नीलम सोचने के लिए मजबूर होगी कि जब इस घर की बेटी होकर भी उसकी इज्जत इस घर में नहीं है तो भला दामाद की कहाँ से होगी। अब नीलम का यहाँ रहना मुश्किल हो गया था। इतनी बेइज्जती तो वह अपने ससुराल में भी नहीं हुई थी। यहाँ से वो भागकर आई थी, जितनी बेइज्जती वह मायके में हो रही है। मायके में रहकर भी नीलम को अपने पति के लिए चाय पानी खाना नाश्ता खुद बनाना पड़ता है। भैया भाभी पापा मम्मी सब खाकर सो जाते हैं। किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि नीलम और उसके पति ने खाया या नहीं खाया। जिंदगी भर अपना राज चलाने वाली नीलम शायद यह बर्दाश्त ना कर पाई और अगले दिन बिना बताए चुपचाप अपने पति के साथ निकल भी गई। घर में जब नीलम और उसके पति नहीं दिखे तो मंजू जी परेशान हो गई। पूरे घर में बेटी को देखा। सपना ने भी ऊपर नीचे हर जगह नीलम को ढूंढा। जब नीलम कहीं दिखाई नहीं दी तो मंजू जी परेशान हो गई और बेटी को फ़ोन लगाने लगी।
2-3 बार पूरी घंटी जाने के बाद भी नीलम फ़ोन नहीं उठाती। बार बार फ़ोन लगाने पर आखिरकार उसने एक बार फ़ोन उठाया और गुस्से में बोली, माँ क्यों फ़ोन कर रही हो? बेटा तुम अचानक से कहाँ चली गई? सुबह से दिखाई नहीं दे रही हो। कहीं जाना था तो कम से कम बताकर जाती। क्यों बताकर जाऊँ माँ? और मेरी उस घर में सुनने वाला है ही कौन जिसे मैं बताकर जाऊँ? वैसे भी मैं अपने पति के साथ आई हूँ, अपने घर आई हूँ। मुझे तुम्हारी बहू के घर में नहीं रहना था। यहाँ पर मेरी और मेरे पति की कोई इज्जत ना हो उस घर में, उस परिवार के साथ मैं कभी नहीं रह सकती। इसीलिए मैं अपने घर, अपने ससुराल, अपने पति के घर आ गई हूँ। और अब मुझे तुम फ़ोन भी मत करना, रहो अपनी बहू के साथ। जैसे आज मैं घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गई ना, 4 महीने में तुम भी कहीं मंदिर के बाहर ही मिलोगी। कहते हुए फ़ोन काट दिया नीलम ने। बेटी की बातें सुन मंजू जी रोने लगी तो सपना सास के पास जाकर बोली, माँ जी मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोल गई, मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया दीदी के साथ। लेकिन आप ही सोचिए, आपने कितनी बार प्यार से समझाया, पापा जी ने भी समझाया, सूरज ने समझाया, उनके ससुराल वालों ने समझाया, लेकिन दीदी समझने वाली नहीं थी। उन्हें प्यार की भाषा नहीं समझ में आती थी, इसीलिए मुझे उनके जैसा बनना पड़ा। मैं जानती हूँ कि मैं इस समय दीदी की नज़रों में बहुत बड़ी दुश्मन हूँ, लेकिन दुश्मन ही सही, कम से कम वह इसी बहाने अपने घर तो गई, अपने ससुराल तो गई। बस कुछ ही दिनों की बात है, इसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। ससुराल में भी उन्हें इज्जत मान सम्मान मिलेगा, यहाँ भी उन्हें इज्जत मान सम्मान मिलेगा। और रही मेरी बात, तो ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर वह मुझसे नफ़रत ही करेंगी। आज नहीं तो कल धीरे धीरे ज़रूर बातें शुरू होंगी, लेकिन अभी के लिए उन्हें अकेला छोड़ना ही ज़रूरी है। अब उनको लगेगा कि उनके मायके वालों ने उनसे रिश्ता ख़त्म कर लिया है, अब उनके पास कहीं रहने का ठिकाना नहीं है, तभी वह अपने ससुराल में टिक पाएंगी। बहू की बातें सुन मंजू जी ने सपना के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं बहू, मैं तुझे कुछ नहीं कह रही। मुझे पता है कि तूने जो भी किया मेरी बेटी की भलाई के लिए ही किया है। शायद तुमने सही कहा कि जिसे जो भाषा समझ में आती है उसे उसी भाषा में समझाना चाहिए। और यह भी सही है कि अभी के लिए नीलम को अकेला छोड़ना भी ज़रूरी है। फिलहाल जो भी है, जैसा भी है बहू, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का घर बस गया। मुझे और क्या चाहिए, बाकी सब कुछ समय के ऊपर छोड़ देते हैं, कहते हैं मुस्कुरा पड़ी मंजू जी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर कर अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।